अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, उसकी अलामात, इलाज, मौलजे, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियाती तदाबीर के बारे में इस प्रोग्राम में आपको तफसील से आगाही फराम करते हैं। और मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इसके साथ होंठ कटे और तालू कटे बच्चों की सर्जरी से मुतालिक। और आज जो हमारे गेस्ट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ गुनात्रा, अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ लाने का। डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गुनात्रा पिछले 35 सालों से प्लास्टिक सर्जरी के शोबे से वाबस्ता हैं और इसके साथ साथ डॉ यूनिवर्सिटी और सिविल हॉस्पिटल में पिछले 30 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का शुमार पाकिस्तान के पहले 10 प्लास्टिक सर्जन्स में किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं प्लास्टिक सर्जरी के और होंठ कटे तालू कटे बच्चों के पूरे पाकिस्तान में, और अल्लाह ताला ने इनके हाथ में इतनी शिफायाबी से हमकिनार किया है कि तमाम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और ये जानते हैं कि सबसे पहले कि डॉक्टर साहब, जब आपने MBBS कंप्लीट किया तो आपने क्या सोच के प्लास्टिक सर्जरी के शोबे का इंतखाब किया? हाँ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये बेसिकली इसको हम एक्सीडेंटली कह सकते हैं, इसलिए मुझे जो शौक था वो आई का था। तो जब मैंने अपनी पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल में कराई और मैंने कहा कि मुझे आई में डाला जाए, तो आई में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा आप 6 महीने प्लास्टिक सर्जरी में जाएँ, 6 महीने के बाद हम आपका ट्रांसफ़र आई में कर देंगे। वो 6 महीने जो मैंने गुजारे प्लास्टिक सर्जरी में, तो मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया, फिर मैं आई की तरफ गया नहीं। अच्छा। और फिर इसी को परस्यू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, इसके अलावा अल्लाह ताला ने बड़ी शिफायाबी से हमकिनार किया है कि होंठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरी भी करते हैं। लेकिन आज हमने बात किया, जब किसी घर में होंठ कटा या तालू कटा बच्चा पैदा होता है, उसके साथ उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आया कि इस बच्चे का इलाज होगा कैसे, उनको किस डॉक्टर के पास जाना या किस सर्जन के पास जाना, इस बारे में हम डिटेल से डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले उनसे जानते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर साहब है क्या? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली कई लोग पूछते हैं कि, और कई लोगों का ख्याल होता है कि हम कोई प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी, जो प्लास्टिक का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब है मोल्डिंग, और उर्दू में कहेंगे कि डालना। अच्छा। तो किसी टिश्यू को हम किसी चीज़ में डालते हैं तो वो चीज़ बन जाती है। जैसे अगर आप पानी को किसी मग में डालेंगे तो वो उस मग की शक्ल ले लेगा। तो सेम इस तरीके से जब टिश्यू रेस किया जाता है, तो उसको जब उठा के टिश्यू को हम उससे नाक भी बना सकते हैं, उससे पलके भी पपोटे भी बना सकते हैं। अच्छा। उससे चीक भी बना सकते हैं। तो सेम इस तरीके से जो प्लास्टिक से डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं, कप भी बनाया जाता है, ग्लास भी बनाया जाता है। तो प्लास्टिक का मतलब है मोल्डिंग। तो मोल्ड करके टिश्यू को जब बनाया जाता है तो उसको नाम प्लास्टिक सर्जरी रखा गया। अच्छा। प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली 2 में डिवाइडेड है, जिसको हम कहेंगे एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसको उर्दू में इस्लाही सर्जरी कहते हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी। दूसरी है खूबसूरती के लिए सर्जरी, जिसको इंग्लिश में कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। हम अपनी ज़बान में उसको एस्थेटिक सर्जरी कहते हैं। इंग्लिश वर्ड कॉस्मेटिक है, मेडिकल वर्ड एस्थेटिक है। तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और एस्थेटिक सर्जरी 2 पार्ट हैं प्लास्टिक सर्जरी के, और जो प्लास्टिक सर्जन होता है वो दोनों चीज़ें कर रहा होता है। किसी का इंटरेस्ट किसी में ज़्यादा होता है, किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों चीज़ें करने वाला जो होता है वो प्लास्टिक सर्जन होता है। तो कॉस्मेटिक सर्जन भी प्लास्टिक सर्जन होता है और प्लास्टिक सर्जन भी कॉस्मेटिक सर्जन होता है। तो प्लास्टिक सर्जरी की जो रिकन्स्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो पैदाइशी नकाइश है, जिसको हम कंजेनिटल एनोमलीज कहते हैं। पैदाइशी नकाइश में अभी आपने जिक्र किया कटे होंठ कटे तालू, ये नंबर 1 पे आता है सबसे पहले। इसके बाद एक चीज़ होती है जो लड़कों में होती है, जिसको हम कहते हैं हाइपोस्पीडियस। ये 300 लड़के पैदा होते तो 1 में होती है। हाइपोस्पीडियस का मतलब है कि जो खतना नेचुरली की हुई होती है और इसमें जो पेशाब की जगह है वो नीचे होती है छोटे बच्चों में, तो उसको हाइपोस्पीडियस कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन है। और तीसरी जो एब्नॉर्मलिटी है उसको हम कहते हैं उंगलियों का जुड़ा हुआ होना, और एक एक्स्ट्रा उंगली भी होती है। एक्स्ट्रा उंगली भी होती है, तो इसको सिंडेक्टिली या पॉलीडेक्टिली कहते हैं। तो ये भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं। खून की रगों का गुच्छा, जिसको हीमेंजियोमा कहते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा, नसों का गुच्छा होता है। इस तरह से छोटी छोटी बीमारियां भी होती हैं जो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन पैदाइशी होती हैं, और उन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जन करता है। इसके अलावा जो बड़ा फील्ड है प्लास्टिक सर्जरी में वो बर्न्स का है। जो झुलसे हुए लोग होते हैं उनका इलाज प्लास्टिक सर्जन करते हैं, और जितने भी बर्न्स यूनिट होते हैं दुनिया में, इन सब की देखभाल, उनकी जो निगरानी होती है प्लास्टिक सर्जन कर रहे होते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में जो बंस का शोबा इतना तरक्की नहीं किया है और इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस सिंध में तो और भी कम है, लेकिन बंस जो है वो प्लास्टिक सर्जन देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो हैंड सर्जरी है, खाली हैंड ट्रॉमा, हैंड कंजेनिटल एनोमलीज, हैंड की जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्लास्टिक सर्जन का काम है। इसके अलावा कैंसर के नकाइस हैं, उनको चाहे पूरी बॉडी में कोई भी नुक्स है कैंसर का, ये चोट होने लगने के बाद या हादसा होने के बाद जो नकाइस हैं वो सारे के सारे प्लास्टिक सर्जन करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया जो पैदाइशी तौर पे बहुत सारी आपने नकाइस का जिक्र किया, जैसे हाथ की उंगलियों में अमूमन 6 फिंगर्स भी होती हैं यहाँ, तो ये बोन ही होती है उसके साथ अटैच्ड हुई हुई या कोई कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये किस तरीके से इसमें मैनेज किया दोनों जाता है? चीज़ें हो सकती हैं। बाज इसको हम पॉलीडिक्टली कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा डिजिट है। एक्स्ट्रा डिजिट बाज़ दफ़ा बोन के साथ होती है, बाज़ दफ़ा सिर्फ स्किन का एलिमेंट होता है। स्किन का एलिमेंट होता है तो ज़्यादा मसला नहीं होता, हम उसको काट देते हैं, लेकिन बोन के साथ होता है तो बाकायदा बेहोश करके सर्जरी की जाती है। ठीक है। नाज़रीन ने बात किया कि जो डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता है वो इसलिए इनवाइट किया जाता है कि जो इनका इल्म है, इनकी नॉलेज है वो बहुत कीमती है और बहुत सारी बातें हम कोशिश करते हैं कि जितने थोड़े से वक्त में कवर कर सकें और आपको नॉलेज फराम कर सकें। अब ये जानते हैं डॉक्टर अशरफ गनात्रा से कि जब किसी घर में पैदाइशी तौर पर वो बच्चा पैदा हो जिसका होंठ और तालू कटा होता है, सबसे पहले तो वालिदैन परेशान होते हैं, फैमिली परेशान होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है इस बच्चे के साथ कि उसको फीड करने में मसला होता है और इसका जो अगर हलक भी अंदर से कटा हुआ है तो उसमें क्या मसाइल पैदा होते हैं, ये जानते हैं हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जब बच्चा पैदा हो गया, उसका होंठ कटा हुआ है, सबसे पहला मसला फीड करने का, तो किस तरीके से आप इसको हिदायत देते हैं वालिदैन को, क्या करना है, कब सर्जरी करानी है? सबसे पहले मैं आपको नाजरीन को ये बताना चाहूँगा जी, कि जी, पाकिस्तान में कटे होंठ कटे तालु का तनासुब कितना है और इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में एक दिन में 18,000 बच्चे पैदा होते हैं। सही। 18,000। जी जी। और हर 500 बच्चों में से एक बच्चा कटे होंठ कटे तालु का होता है। इसका मतलब है कि एक दिन में 32 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनका होंठ या तालु कटा हुआ है या दोनों कटा हुआ है। 32 बच्चे को अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 11-12 हज़ार बनते हैं। तो 11-12 हज़ार बच्चे हर साल पाकिस्तान में पैदा होते हैं और पाकिस्तान का नंबर चौथा है। सबसे पहला जो नंबर है चाइना का है, इसके बाद इंडिया है, इसके बाद इंडोनेशिया है, इसके बाद पाकिस्तान है और 5वां नंबर अमेरिका का है, जहाँ कटे होंठ कटे तालु के बच्चे सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। ये जो ओरिएंटल्स होते हैं, जिनको हम चाइनीज़ कहते हैं, इनमें ये सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम जो निग्रोइड होते हैं, जिनको हम काले कहते हैं लोग निग्रोइड, उनमें सबसे कम एशियंस जो अमूमन होते हैं। एशियंस तो हम लोग ब्राउन हैं, ठीक ठीक। हम लोग जो अच्छा, काले वो नहीं, अफ्रीकी टाइप के जो होते हैं उनमें सबसे ये बीमारी कम है। अच्छा, सही। कटा होंठ कटा तालु जब बच्चा पैदा हो, और सबसे पहले हमारे ये बताना ज़रूरी है कि इसका कोई भी ताल्लुक चांद गिरन, सूरज गिरन, माँ के मनूस होने से या जादू से नहीं। जी जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ये बड़ा कंसेप्ट है कि चांद गिरन हुआ, सूरज गिरन हुआ और ये हो गया, नहीं, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं। इसकी साइंटिफिक रिसर्च भी आ चुकी हैं और ये साबित हो चुका है इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो इसकी वजूहत हैं उसको आप दो में तकसीम कर सकते हैं, एक ख़ानदानी वजूहत जिसको हम जेनेटिक रीजंस कहते हैं और दूसरी माहौलियाती जिसको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इस चीज़ का असर नहीं आता कि अगर जब एक औरत माँ बनती है तो कौन से विटामिन्स या मिनरल्स या कौन सी ऐसी चीज़ें उसकी ग़िज़ा पे कम या ज़्यादा हो तो इससे अफेक्ट पड़ सकता है? मैं आता हूँ इस बारे में। मरूसी का मतलब है कि ख़ानदान में शादियाँ, तो 10 में से 3 बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो इसका इंसिडेंस है वो 30% है कि 30% कज़न मैरिजेस होती हैं तो कटे होंठ कटे तालु होते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लेते हैं, माहौलियाती फैक्टर्स में। माहौलियाती फैक्टर्स में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की कमी कटा होंठ कटा तालु कर सकती है। और फॉलिक एसिड तमाम फ्रूटों में, जैसे आजकल आम है जिसमें हर फ्रूट में पाया जाता है, और अगर माँ फॉलिक एसिड पहले 3 माह में लेगी तो कम चांसेस हैं कि कटा होंठ कटा तालु हो, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो माहौलियाती फैक्टर में जो इन्वायरमेंटल फैक्टर में फॉलिक एसिड की कमी है, माँ का अपनी तरफ से दवाइयाँ खा लेना है, एक्सरे करवा लेना है, जब पता नहीं और एक्सरे करवा लिया, बाप की एज ज़्यादा है उसकी वजह से होता है, माँ स्मोकिंग करती है उसकी वजह से हो सकता है, माँ अल्कोहल लेती है उसकी वजह से भी हो सकता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको हम कहते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी ये उसकी तरफ ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इनकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। और बाद दफ़ा सारी कोई चीज़ें भी नहीं होती फिर भी कटा हुआ होंठ कटा हुआ तालु होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बात की कि कटा होंठ कटा तालु जो प्रेगनेंसी में अगर हम ख्याल नहीं करती हैं ख़वातीन जो माँ बनने जा रही होती हैं, बहुत सारे मिनरल्स या विटामिन्स जो भी डॉक्टर की हिदायत है उस पर अमल करें।
अगर ये इन केस हो गया, जो भी अल्लाह ताला की रज़ा है, तो अब आप क्या हिदायत देते हैं उस खातून को कि बच्चे की सर्जरी कितने से कितने उम्र तक साल में करवा लेनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है कि आपका पहले करना क्या जी, चाहिए, माँ दूध कैसे पिलाए। ये फीड कैसे करें? हाँ, दूध पिलाने के लिए हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि माँ का दूध सबसे बेहतरीन और ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन काफ़ी माएँ डरती हैं, सही तरीके से दूध नहीं पिलाती, स्पेशली उस वक्त जब बच्चा पहला होता है। हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जो माँ की थाई है उसको उस तरह से करे कि बच्चे को उस पर बिठा दे बिल्कुल, और फिर एक हाथ से सपोर्ट करे और एक हाथ से उसके मुंह में छाती डाले। तो इसको हम हॉर्स राइडिंग पोजीशन कहते हैं। जैसे माँ की थाई घोड़ा है और बच्चा उस पर घोड़े पे जैसे बैठते हैं इस तरह से बैठा है और उसको दूध दिया जा रहा है। उसके होठ में प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम फीड करने में। नहीं, उसको लिटाना नहीं है। लिटाने से वो जो दूध है सांस की नाली में जाएगा। जो हलक भी कटा हाँ, हुआ है तो उधर जाने का तालू कटा हुआ है तो सांस की नाली में चला जाएगा, नमूनिया हो जाएगा, जान का खतरा है। तो उसको बिठा के देना है, और बिठा के 1 दिन 2 दिन के बच्चे को बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको सपोर्ट देना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ब्रेस्ट फीडिंग है। लेकिन अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं है तो इसके लिए फिर लंबे निप्पल आते हैं, उसको हम क्लेफ्ट निप्पल कहते हैं, मार्केट में आम मिलते हैं, ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल निप्पल मिलते हैं। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को ऊपर उठा के 45 डिग्री पे एंगल पे रख के उसको करना है। 45 का डिग्री एंगल होगा तो बच्चा ऊपर होगा और जो सांस की नाली में दूध नहीं जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 45 डिग्री या इससे और ऊपर 60 है, 90 डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे दूध पिलाएं तो दूध सांस की नाली में नहीं जाएगा और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन करेगा और सही होता जाएगा। सर्जरी की जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो सर्जरी की जाती है वो 3 महीने पे की जाती है। पहली सर्जरी होंठ की सर्जरी की जाती है। लेकिन जो 3 महीने पे सर्जरी करने से पहले भी जो वो है, हम लोग जो ट्रीटमेंट करवाते हैं वो उसको हम कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो उस गैप को कम करने के लिए टेप लगाते हैं, कुछ तारे लगाते हैं, कुछ ग्लूज लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पहले 3 महीने में बच्चे की मोल्डिंग मुमकिन होती है, तो जो गैप है वो काफ़ी कम हो जाता है। जब गैप कम हो जाता है और जब हम सर्जरी करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करते हैं कि पहले 3 महीने होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं है, स्पेशली गांव देहात में, और बहुत सारे लोग घबराते हैं, कराते नहीं हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है तो रिजल्ट अच्छे होते हैं, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट नहीं होता फिर भी सर्जरी तो होती है, लेकिन थोड़ा सा रिजल्ट थोड़े से कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। ठीक है, नज़र हम जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने डिटेल में ये बात बताई कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये मालूम नहीं होता कि अगर बच्चा पैदाइशी तौर पर होठ या तालु कटे तो उसको ट्रीटमेंट कैसे कराना है, किस सर्जरी किस तरह होगी या किस डॉक्टर को दिखाना है। तो जो डॉक्टर साहब बातें बता रहे हैं इसको सुनिए। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आपके साथ है सिर्फ आपने वो सुनी, ये बातें सुन के समझ के और बहुत सारे लोगों को आप अवेयरनेस दे सकते हैं, ये भी नेकी हो सकना चाहिए। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर किसी बच्चे को पैदाइशी तौर पर इस तरीके से होठ और तालु कटा होता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट कराना है, बाकायदा डॉक्टर साहब ने करके बताया है। इसको सुनिए और दूसरों के लिए भी भलाई का बाइस बनिए। अब डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं, उनसे ये जानते हैं कि जब ये ट्रीटमेंट करते हैं और सर्जरी कर देते हैं तो कितने दिनों में ये बच्चे की सर्जरी के जो स्टिचेस खुल जाते हैं, या होठ की और तालु की सर्जरी एक साथ होता है या इनका गैप होता है, ये सारी बातें जानते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, जो बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ होंठ कटे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ तालु कटे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपकी इंटरफेयर कर रही हूँ, जिस तरह आपने कहा होठ कटा, तो होठ मतलब कट्टी पे बकायदा बना हो तो या खुदा न खास्ता कोई जख्म वगैरह भी दिख रहा नहीं, होता है? कोई जख्म नहीं होता, बिल्कुल हील क्यों होता है, ऐसा होता है कि बिल्कुल कटा हुआ होता है। सही। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके होंठ और तालु दोनों कटे हुए होते हैं। तो जो परसेंटेज है, अगर 100 बच्चे आप देखेंगे तो 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिर्फ होंठ कटा हुआ होगा, और 40 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिर्फ और सिर्फ तालु कटा हुआ होगा, और 45% ऐसे होते हैं जिनका होंठ और तालु दोनों कटे हुए होते हैं। तो जिनका होंठ कटा हुआ होता है या जिनका तालु कटा होता है उनकी एक सर्जरी होती है, या होंठ की और तालु की। लेकिन जिनका होंठ और मसूड़े और तालु कटे होते हैं उनकी 4 सर्जरी होती है। पहले होंठ की होती है, फिर तालु की होती है, फिर मसूड़े की होती है, और फिर कहीं जाके नाक की और होंठ की रिवीजन सर्जरी होती है। ये 4 सर्जरियाँ उनकी होती हैं, और हर सर्जरी का अपना एक टाइम है। और हम लोग जो आजकल जोर दे रहे हैं, हम जिसको हमने नाम दिया हुआ है, पूरी दुनिया ने नाम दिया हुआ है, कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर। कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर का मतलब ये है कि जो कटे हुए होंठ, कटे हुए तालु में जो दूसरी स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने जिक्र किया था, ऑर्थोडोंटिस्ट है, बच्चों को डॉक्टर है,
जबड़ों का डॉक्टर जिसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है, इन सब की मदद की ज़रूरत होती ये है। आपकी एक पूरी टीम होती पूरी है। टीम होती है और पूरी ENT और orthodontist जी, वगैरह सब। तो पूरी टीम मिल के काम करती है और हर एक अपना अपना एक रोल होता है। जैसे एक ड्रामे में एक रोल होता है फिर वो चला जाता है, इस तरीके से हर एक का अपना एक रोल होता है और वो अपना काम करके फिर पीछे हट जाता है। सर्जन होता है वो हेड ऑफ द कैप्टन है, वो कैप्टन ऑफ द टीम होता है और ज़्यादातर वो उसको लेके चल रहा होता है। और हमारा मकसद ये होता है कि कटा होंठ हो या कटा तालू हो, एक बच्चा आज पैदा हुआ है तो हमारा एम ये होता है कि 18 साल बाद 20 साल बाद ये माशरे का एक नॉर्मल फ़र्द हो, ना वो एहसास कमतरी का शिकार हो, ना वो कोई पीछे हो माशरे में, वो डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है, साइकोलॉजिकली भी उसको treat करते हैं। स्ट्रेट करते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे की सर्जरी आपने कर दी और वो ट्रीटमेंट हो गया, फर्स्ट आपका स्टेप क्या होता है? ENT के पास जाएगा बच्चा या फिर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएगा या स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? नहीं, पहले तो 3 माह पे होंठ की सर्जरी हो गई, जी, बच्चे को किसी के पास भी नहीं जाना है। सही। फिर 1 साल पे तालू की सर्जरी होगी तो भी किसी के पास नहीं जाना, बच्चों को डॉक्टर के पास और प्लास्टिक सर्जन के पास आना है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, 4 या 5 साल में पहले स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो स्पीच असेस करेंगे। अगर उनको लगेगा कि इसमें कोई मसला है तो वो ENT वाले के पास भेजेंगे, वो ईयरिंग को असेस करेगा, गले को देखेगा, टॉन्सिल्स को देखेगा, कान को देखेगा और इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा सुनने में या स्पीच में तो स्पीच थेरेपी होगी, सुनने में हो रहा होगा तो मैरिंगोटोमी होगी या उसकी ईयरिंग हेड लगाया जाएगा, जो भी होगा प्रॉब्लम उसको आगे बढ़े। फिर इस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर 6 साल के बाद जब पक्के दांत आने लगते हैं, परमानेंट टीथ आने लगते हैं तो वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएगा और 8 से 11 साल में जाके मसूड़ों की सर्जरी होगी। मसूड़ों की सर्जरी 8 से 11 साल में अगर हो गई है और बच्चे की डेवलपमेंट भी सही है तो फिर ये और आगे बढ़ेगा और उसकी आवाज़ भी नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये और आगे बढ़ेगा। और जब 17-18 साल का होगा तो वापस नाक को देखेंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है नाक में काफ़ी तब्दीलियाँ हो जाती हैं और कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जिनकी सर्जरी की ज़रूरत होती है और कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना होता। ठीक ठीक। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ कराता हमारे साथ मौजूद हैं जो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन हैं और होठ कटे तालू कटे बच्चों के बारे में डिटेल्स हम इनसे जान रहे हैं। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और आज हम प्लास्टिक सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जान रहे हैं और ऐसे नकाइस के बारे में जान रहे हैं जो पैदाइशी तौर पर अगर किसी के साथ मौजूद हो या किसी हादसाती नकाइस की सूरत में कोई सर्जरी करनी पड़ती तो हम डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गनात्रा से इस बारे में डिटेल में जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी आपने बच्चे का बताया कि पैदा हुआ, उसका होठ या तालू कटा था, उसके बाद उसकी सर्जरी हो गई, ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखा दिया, ENT को दिखा दिया, स्पीच थेरेपिस्ट को दिखा दिया। अब ये कैसे पता चलता है कि बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेगा आवाज़ सही आ रही है या नहीं रही? ये किस तरीके से मुआयना किया जाता है? वो तो आवाज़ सुन के ही पता चल जाएगा ना। अच्छा, आवाज़ की जो साउंड्स वगैरह होती हैं। जो बच्चे कटे तालू वाले होते हैं उनकी आवाज़ नाक से निकल रही होती है, उसको हम राइनोलेलिया कह रहे हो। अच्छा। जो नाक वाली आवाज़ होती है वो समझ में आ जाती है। अच्छा। तो ज़्यादातर जो नाक से आवाज़ निकलती है तो जब बच्चे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता वो कहते हैं कि क्या है। बाद दफ़ा स्कूल से कंप्लेन आती है, मदरसे से कंप्लेन आती है, क्योंकि वालिदैन तो शुरू से सुन रहे होते हैं तो वालिदैन तो इस काबिल होते हैं कि वो फील नहीं हो रहा होता। फील नहीं हो रहा अच्छा, होता। अच्छा। लेकिन अजनबी आदमी को थोड़ा फौरन सा feel हो महसूस जाता होता है तो स्कूल से कंप्लेन आती है कि बच्चा सही नहीं बोल रहा, आप इसको डॉक्टर को दिखाएं। तो फिर स्पीच थेरेपी का रोल उधर शुरू होता है और स्पीच थेरेपिस्ट काफ़ी अगर मेहनत करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों मेहनत करते हैं तो काफ़ी हद तक आवाज़ बेहतर यानी हो कि जाती है। स्पीच थेरेपिस्ट जो एक तरह से वालिदैन की काउंसलिंग भी करते हैं कि वालिदैन आपको किस counseling, तरीके से बच्चे को लेके चल। अच्छा, बच्चे वाले होमवर्क देते हैं कि आप बच्चे से इस तरह से बात करें या इन वर्ड्स पे जोर दें, इस तरह से कराएं, तो इस तरह से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने सर्जरी कर दी होठ की या तालू की, स्पेशली तालू की, तो वो जो स्टिचेस वगैरह होते हैं वो कितने वक्त में रिमूव हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं? तालू के जो स्टिचेस होते हैं वो हम ऐसे लगाते हैं जो गल जाते हैं, गल जाते हैं। अच्छा अच्छा। और ज़्यादातर ये 3 महीने के अंदर गल जाते हैं, लेकिन जो एहतियात होती है तालू की सर्जरी के बाद वो 3 हफ्ते की होती है। पहला हफ्ता तो स्ट्रिक्टली हम लोग लिक्विड्स पे रखते हैं, कोई भी सॉलिड सेमी सॉलिड डाइट नहीं देते। सेकंड वीक में बाद दफ़ा सेमी सॉलिड शुरू करते हैं और थर्ड वीक पे जाके अगर समझते हैं कि बिल्कुल ठीक जा रहा है तो फिर हम सॉलिड देते हैं। लेकिन 3 हफ्ते की एहतियात होती है, बाद बच्चों में 3 हफ्ते तक ही लिक्विड्स पे रखते हैं। तो वालिदैन को जो कटे तालू की सर्जरी करवाते हैं उनको 3 हफ्ते तक बच्चे की देखभाल करनी होती है।
और जो स्टिचेस होती हैं वो 90 दिन के अंदर खुद ब खुद गल जाती हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जब सर्जरी हो गई होठ की भी ताल्लुक की, तो बच्चों के कानों से भी इसका कोई ताल्लुक होता है? आवाज सही आती है, Definitely. सुनते समझते हैं? शुरू से ही हम वालिदैन से ये पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। इसलिए ये बात यहाँ समझना ज़रूरी है सब नाज़रीन के लिए भी कि बोलने का ताल्लुक सुनने से है। अच्छा, बिल्कुल। बहुत सारे जो गूंगे बच्चे हैं, लोग समझते हैं कि तालू कटा हुआ है तो बच्चा गूंगा होगा। नहीं, तालू अच्छा। कटा हुआ होगा तो बच्चा गूंगा नहीं होगा। अच्छा, अगर बच्चा सुन रहा है तो बच्चा बोलेगा, बोलेगा। बच्चा सुन नहीं रहा तो बच्चा नहीं बोलेगा, चाहे उसका तालु नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो ये समझना ज़रूरी है और वालिदैन को ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। बहुत दफ़ा हम ये वालिदैन से पूछते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा सुन रहा है, लेकिन फिर भी हम उनको ENT के पास भेजते हैं कि आप असेस करें कि बच्चा कितना सुन रहा है। तो वो बाद दफ़ा एक टेस्ट होता है, बेरा टेस्ट जिसको कहते हैं, उससे असेस करते हैं। और बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑडियोमेट्री से असेस करते हैं कि बच्चा कम तो नहीं सुन रहा। बाद दफ़ा बच्चे थोड़ा कम सुन रहे होते हैं, अच्छा, तो उसके लिए फिर हियरिंग एड दी जाती है। और बाद दफ़ा कान के अंदर वर्म होता है, उसकी वजह से बच्चा कम सुन रहा होता है, तो वो कान के पर्दे को थोड़ा सा काटते हैं, उसको मैरिंगोटोमी कहते हैं। अच्छा। वो ENT वाले करते हैं और ग्रोमिट डालते हैं। तो क्योंकि मैंने बताया कि टीम वर्क है तो हर एक का अपना एक रोल है, लेकिन हम लोग जो सर्जरी करते हैं तो हर मरीज को हम ये कहते हैं कि साल में एक दफ़ा हमें दिखाना है। साल में एक दफ़ा हम 3 चीज़ें देख रहे होते हैं। नंबर 1, हम देखते हैं कि चेहरे की जो अफजाइश है वो पूरी डेवलपमेंट जो हो रही है सही है या सही नहीं? हो रही है या ठीक। नहीं हो रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू वर्ड यूज़ करूँ। जी 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 जी, सही सही। तो और दूसरा ये कि दांत उसके सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा। और तीसरा इसकी स्पीच, आवाज़ नॉर्मल है कि नहीं। हमारी कोशिश ये होती है कि तीनों चीज़ें सही चलें। फेस की डेवलपमेंट सही हो, टीथ की डेवलपमेंट सही हो, को टेढ़े मेढ़े, वो जॉज आगे वगैरह पीछे, हाँ, मसूड़े उसके सारे। सब चीज़ें नॉर्मल हो। ये 3 चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। और हर साल हम असेस कर रहे होते हैं, और ये 18-19 साल तक हम असेस कर रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो। इनमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम दूसरे लोगों की मदद लेते हैं, और बाद दफ़ा फिर दूसरी सर्जरियाँ भी की जाती हैं। बाद दफ़ा मसूड़ों की सर्जरी की जाती है, बाद दफ़ा जबड़ों की सर्जरी की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ शहरों में कैंप्स किए हैं, तो आपका क्या तजर्बा रहा है कि गाँव में या कौन से शहरों में ज़्यादा मसाइल ऐसे नज़र आए जो बच्चों के होठ या तालू कटे मतलब बच्चे पैदा होते हैं? मैंने ज़्यादा जो कैंप्स किए हैं वो सिंध में किए हैं, और कुछ कैंप्स मैंने बलूचिस्तान में किए। बलूचिस्तान में भी अभी कैंप शुरू किए हैं, 2 हमने खुजदार में किए, एक तुर्बत में किया और एक हब में किया। जो मुझे फ़र्क लगा दोनों सिंध में और बलूचिस्तान में, के दोनों जगह गुर्बत तो ज़्यादा है, लेकिन बलूचिस्तान में कुछ ज़्यादा गुर्बत है। अच्छा। और न्यूट्रिशन वाइज बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हैं बलूचिस्तान में, और डेफिनेटली हमें ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। और चूँकि वो आबादी फैली हुई है तो उनके लिए आना मुश्किल होता है। सिंध के अंदर थोड़ी सी पॉपुलेशन डेंस है, तो जहाँ भी हम कैंप करते हैं तो पब्लिक आराम से आ जाती है। लेकिन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं है, दूसरी चीज़ें भी अच्छी नहीं, तो थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी कोशिश यही कि हम जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, हमें जो हिदायत मिलती है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है, तो हम जाते हैं और सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा मैंने ये फील किया है कि सिंध के जो अवाम है आपस में काफ़ी, बलूचिस्तान के अवाम आपस में काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। अच्छा। एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा। सिंध में थोड़ा सा कराची वाला एटीट्यूड है, इंडिफरेंट है, तो मुझे क्या, तो दूसरा तकलीफ में भी तो बोलता मुझे क्या। तो इसको हम इंडिफरेंट एटीट्यूड कहते हैं, ना वो नुकसान पहुंचा रहा है ना फ़ायदा पहुंचा रहा है, बस मैं अपना काम करता हूँ। तो इंडिफरेंट एटीट्यूड सिंध के अंदर ज़्यादा देखा है। बलूचिस्तान में लोग कोऑपरेटिव है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उस पर भी वो लोग शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा। अपने बच्चे के फ़ोटो, अपनी तकालीफ, और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज में। दैट्स गुड थिंग। तो ये फ़र्क है दोनों में। बाकी ये कि काम तो गुर्बत दोनों जगह है, और हमने तो चारों पॉपुलेशन को वो किया हुआ है स्टडी, जो सिंधी है, बलूची है, पठान है, महाजिर हैं, सब में क्लेफ्ट लिप पैलेट बराबर है। अच्छा। जो कॉमन फैक्टर है वो गुर्बत है। गुर्बत है। हाँ। नाज़रीन, जो डॉक्टर साहब ने बताई है हमें बहुत सारी बातें कि जो बच्चे
पैदाइशी तौर पे होंठ कटे, तालू कटे होते हैं। देखिए बात क्या है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में एक नेकी का जिक्र करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस शख्स को ले जाके डॉक्टर के पास ही दिखा देना। एक होती है ब्रिज की नेकी, यानी कि चीज़ यहाँ से ली, आपने ब्रिज का काम किया और यहाँ रख दी। इसका मतलब है यानी कि डॉक्टर साहब का पता किसी ऐसे बंदे को बता दिया जो इस तकलीफ़ का शिकार है। ये बहुत छोटी छोटी देखने में नेकियाँ, लेकिन वाकई में ये नेकियाँ हैं। और हकीकत क्या है कि हमारे पाकिस्तान में या बाहर या कहीं से भी कोई ऐसे लोग हों जो आपकी नज़र में हो, जिनको ऐसी तकलीफ़ है, तो ज़रूर डॉक्टर साहब का पता बताइए और नेकी के काम ज़रूर किया कीजिए। क्योंकि देखें दुनिया में तो रहना नहीं है, परवरदिगार आलम के पास भी जाना, और हमारी ये नेकियां ही हमारे लिए आखिरत का बाइस हैं। और डॉक्टर साहब से एक बात आज करते चले ये भी साथ साथ कि जो हम चूँकि तकलीफ़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये पैदाइशी तौर पर बच्चों में अगर नुस्ख है तो, या किसी का कोई हादसाती तौर पर कोई नुकाइस पैदा हो जाते हैं, वो तो डॉक्टर साहब ने बताते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो अल्लाह ताला ने मुकम्मल और सेहतमंद चेहरा दिया, उसको भी चाहते कि मज़ीद खूबसूरत हो जाए, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लें। तो डॉक्टर साहब इस बारे में आप मुझे बताइए कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है मेरी नाक ज़रा अच्छी नहीं है, इसको ज़रा स्लिम कर दें या मेरे चिक्स ज़रा हाईलाइट कर दें, तो आप पहले उनको मशवरा देते हैं जो कुदरत बनाया वो अच्छा है, या आप उसको कर देते हैं? ये बताइए। कॉस्मेटिक सर्जरी मैंने जैसे पहले बताया कि एक ब्रांच है पूरी प्लास्टिक सर्जरी की, और बड़ी वास्ट ब्रांच है। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब है कि एक चीज़ नॉर्मल है उसको और बेहतर करना है। अब बेहतर करना जो है वो या खूबसूरत बनना या वो करना, ये हर एक के लिए डिफरेंट होता है। अब जैसे ये गिलास रखा हुआ, ये आपको खूबसूरत लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हर एक का परसेप्शन अलग होगा। जी जी बिल्कुल। और इस तरह से जो बेहतर लगने का परसेप्शन भी अलग होता है। तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमसे यही पूछते हैं कि आपको क्या कराना है, क्या चीज़ आप चाहते हो। जैसे सपोज नाक की सर्जरी के लिए इसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। दो सर्जरियाँ बहुत कॉमनली होती हैं प्लास्टिक कॉस्मेटिक में, एक नाक की सर्जरी और एक एब्डोमिनोप्लास्टी, पेट की सर्जरी। ये दो सर्जरियाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी लोग आते हैं, यानी गरीब लोग भी ये कराना चाह रहे होते हैं, नाक की सर्जरी और पेट की सर्जरी, स्पेशली ख़वातीन, क्योंकि वो तकलीफ़ का शिकार भी होती है पेट की वजह से। तो एब्डोमिनोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी दोनों जो हैं सर्जरियाँ, इन सब में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ हम सबसे ये देखते हैं कि उनकी अपनी क्या ख्वाहिशात हैं और वो क्या एक्सपेक्टेशंस है कि क्या चाह रहे हैं। सपोज एक उनकी ख्वाहिशात थोड़ी सी अननेचुरल होती हैं या ख्वाहिशात अनमोटिवेटेड होती हैं, तो फिर हम नहीं करते। जैसे किसी बच्ची मेरे पास आई तो मैंने पूछा क्या मसला है, बस मैं चाहती हूँ मेरी नाक खूबसूरत हो जाए, मेरी नाक प्यारी हो जाए, मेरी नाक अच्छी हो जाए। अच्छा, तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना। खूबसूरत क्या होती है, मेरे नज़दीक जो खूबसूरत है मैं खूबसूरत करूँ तो आपको खूबसूरत ना लगे। बिल्कुल, और मुझे आपके मेरे नज़दीक जो चीज़ प्यारी है वो आपको प्यारी ना लगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम इस तरह से करते हैं कि भाई एक रंग वाले को आप घर में बुलाते हैं तो आप उसको कहते हैं कि ये कर दो, ये कर दो, ये रंग कर दो। ये तो नहीं कहते कि खूबसूरत रंग कर दो, प्यारा रंग कर दो, अच्छा रंग कर दो। हो सकता है कि उसकी पसंद आपको पसंद ना है, उसकी पसंद नहीं है। अच्छा। तो हम ये कहते हैं आप प्रॉब्लम बताओ। तो जो प्रॉब्लम बताते हैं ना, बताते हैं कि मेरी टिप नीचे है, ढलकी हुई है, ठीक है, इसको ऊपर कर देंगे। मेरी टिप मोटी है, ठीक है, पतली हो जाएगी। मेरा यहाँ पे हम कहते हैं ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हमने नोट कर ली और वो 3 चीज़ें हम सही कर देते हैं। अच्छा, और वो 3 चीज़ें हमने सही कर दी, फिर हम ये कहते हैं कि हमने आपकी नाक को खूबसूरत नहीं किया, ना बदसूरत किया। जो आपके 3 प्रॉब्लम्स थे वो हमने सही कर दिए। अब आपकी नाक खूबसूरत लगे या ना लगे, दैट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, सही ना। तो ये हम पहले से समझा देते हैं और कॉम्प्लिकेशंस बता देते हैं कि वर्म होगा, सूजन होगी, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आप नहाएंगे तो आप गीले होंगे, आप सर्जरी कराएंगे तो आपको मसले आएंगे। कॉम्प्लिकेशन सर्जरी होती है, कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो हम ये बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं और अच्छी काउंसलिंग करते हैं। राइनोप्लास्टी और जो भी कॉस्मेटिक सर्जरी वाले केसेस होते हैं उनकी काउंसलिंग कम से कम सर्जरी से पहले 2-3 दफ़ा होती है और सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं, उनको लिखा जाता है, उनको साइन किया जाता है और फिर रखा जाता है। राइनोप्लास्टी वाले के अच्छे फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, उन फोटोज़ पे मार्किंग भी की जाती है कि आप क्या चाह रहे हैं, फिर उनसे साइन भी लिए जाते हैं, उनको रखा जाता है। क्योंकि लोग सर्जरी के बाद भूल जाते हैं कि पहले क्या था। अच्छा, हाँ, उनको याद नहीं होता कि पहले क्या था। तो वो जो फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है वो फिर उनको याद दिलाते हैं कि पहले क्या था। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप देख रही थी कि एक एक्ट्रेस ने अपनी नाक की सर्जरी कराई, कॉस्मेटिक सर्जरी। ड्यूरिंग द सर्जरी उनको अटैक आया और वो डेथ हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा? आई डोंट नो, सच्ची बात है, लेकिन डेफिनेटली कुछ सर्जरी से ताल्लुक है इस चीज़ का? नहीं, सर्जरी से हो भी सकता है, बेहोशी से हो सकता है कि कोई उनको पहले से कोई
अब उस पर डिपेंड करता है एज क्या थी, या वो पहले डायबिटिक थी, या और कोई उनको दिल के मसले थे, या ब्लड प्रेशर के मसले थे। ये सारी चीज़ें वर्कअप होता है सर्जरी से पहले। डॉक्टर जितने भी प्लास्टिक सर्जन होते हैं वर्कअप करते हैं और इन चीज़ों को एक्सक्लूड करते हैं। और एनेस्थेटिस्ट जो हमारे बेहोशी के डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं। ये जो आप बता रही हैं इसमें तो यही लगता है कि अगर एकदम से कोई हार्ट अटैक हुआ है, जैसे अब कल हम देख रहे थे सिंगर इंडिया का जो सिंगर था वो कंसर्ट करते हुए इंतकाल हो गया। तो वी नेवर नो कि क्या अंडरलाइंग प्रोसेस आपके अंदर चल रहा है बॉडी के अंदर, और वो उसकी वजह से कोई भी फैटल चीज़ हो सकती है। तो लेकिन हम जो भी सर्जरियाँ करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो चाहे रिकन्स्ट्रक्टिव हो, हर सर्जरी से पहले पेशेंट के साथ काउंसलिंग भी होती है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं, हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जोर इसी पे होता है कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, और कोई दूसरे मसाइल तो नहीं है, दमा तो नहीं है, और सारी चीज़ों को वर्कअप किया जाता है और फिर शेड्यूल किया जाता है। जी जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर अशरफ गनात्रा, जो कि आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से होठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरीज़ की जाती हैं और कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की जाती हैं। हकीकत के नाज़रीन जो अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत बनाई है सेहत तंदुरुस्ती के साथ, वही सबसे कीमती। हाँ, अगर कोई ऐसा नुस्खा जो आपको तकलीफ देता है तो ज़रूर डॉक्टर से रुजू कीजिए। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और हम जान रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गनात्रा से बहुत सारी सर्जरीज़ के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के बारे में। और अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं क्या कॉस्मेटिक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत है, यानी कि ये काम सर्जरी के बगैर डॉक्टर साहब किया जा सकता है या नहीं? जी हाँ, पिछले 4-5 सालों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कॉस्मेटिक या खूबसूरती को एनहांस करती हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट नहीं होते, या यूँ कहते हैं कि पायदार नहीं होते, बहुत मुस्तकिल नहीं होते। वो रिजल्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, मिनिमम 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में, बाद दफ़ा 6 महीने के अंदर अंदर। तो उसमें सबसे पहले मशहूर जो है वो बोटक्स है। बोटक्स क्या होता है? बोtulinum टॉक्सिन होता है, एक तरह का जरासीम का जहर होता है। अच्छा। जो मसल को पैरालाइज करता है, और मसल जब पैरालाइज होता है यानी सुन्न होता है, तो उसके ऊपर जो झुर्रियाँ होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। सपोज अगर यहाँ पे मेरी झुर्रियाँ हैं या बोटक्स लगाएंगे तो जो मसल पैरालाइज हो गए तो ऊपर की झुर्रियाँ खत्म हो जाए। अच्छा, वो सेंसलेस होके मसल्स में मसल तो सुन्न हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो रिंकल्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन इसका इफेक्ट 3 महीने तक होता है, 3 महीने बाद फिर वापस आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। इसके साथ साथ बोटक्स के साथ फिलर्स भी आ गए हैं। फिलर्स हमारे जो एक कंपाउंड होता है बॉडी में हाइलुरोनिक एसिड, उसके फिलर्स होते हैं, वो यहाँ पे लगाए जाते हैं, जैसे हल्के हैं उसमें लगाए जाते हैं, या डिप्रेशन है न्यूज़लेबल फोर में इधर लगाए जाते हैं। इनसे भी थोड़ी सी आपका एजिंग बेहतर होती है, आपकी अपीयरेंस बेहतर होती है। इनके इफेक्ट भी 3 महीने 4 महीने तक रहते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़्यादातर ये इतने पॉपुलर हुए हैं कि बहुत सारे जो नॉन प्लास्टिक सर्जन्स हैं, MBBS डॉक्टर्स भी, ये जो ब्यूटिशियंस अमूमन लगा रहे हैं, ब्यूटिशियंस भी शुरू हो गई हैं। हालांकि उनको ये लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब इतनी नॉलेज तो हो ना उनके पास कि उनको फैक्ट्स तो पता होना करना क्या है, एनेट भी पता होनी चाहिए कि ये जहाँ मैं इंजेक्शन लगा रही हूँ इसके नीचे है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। इसके नीचे वेसल्स कौन सी है, इसके नीचे मसल कौन सा है, ये सारी चीजें उनको पता नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। तो MBBS डॉक्टर भी कर रहे हैं, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे ब्यूटिशियंस भी कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते पाकिस्तान में। लेकिन उन्हें कम से कम इतना तो कह सकते हैं, अगर उन्होंने करना है तो कम से कम इसके मुतालिक नॉलेज तो हासिल करें। लेकिन जो MBBS डॉक्टर की नॉलेज है वो एक ब्यूटिशियन की तो नहीं हो सकती, डेफिनेटली। अच्छा जी, आप बात कंटिन्यू करें। और जो प्लास्टिक सर्जन की नॉलेज है वो MBBS डॉक्टर की नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन को करना चाहिए, लेकिन मैंने बताया ना आप यहाँ पे रोक नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो बोटक्स और फिलर्स के अलावा जो जिससे एक और चीज़ पॉपुलर हुई है वो है PRP। PRP स्टैंड फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें क्या करते हैं, हम आपका ब्लड निकालते हैं 20 cc या 30 cc। अच्छा। उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऊपर प्लाज्मा होता है, नीचे ब्लड आ जाता है, और बीच में बफी कोट होता है प्लेटलेट्स का। अच्छा। तो प्लेटलेट्स का जो कोट लिया जाता है और प्लेटलेट्स फिर इंजेक्ट किए जाते हैं उस जगह। अच्छा। इसके अंदर कहते हैं कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स उधर जाते हैं तो चीज़ों को ग्रो करते हैं। तो जो एक्नी के निशानात हैं या दूसरे जो स्कार्स हैं, हम क्या करते हैं कि उसको स्किन को थोड़ा सा रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद ये PRP उसमें लगाते हैं, या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद PRP लगाते हैं, तो इनसे इनकी ग्रोथ बेहतर होती है और अपीयरेंस बेहतर होती है।
तो थोड़ा सा आदमी 3-4 महीने तक अच्छा फील करता है, फ्रेश हो जाता फ्रेश है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये प्लीज बताइए। व्हाइटनिंग जो है ये भी एक कंपाउंड है जो हमारी जो मेलानिन पिगमेंट है, जो काला जो हमारा कुदरत ने एक मेलानिन डाल दिया है, हाँ, वो उसको उसको ब्लॉक कर रहा है, उसको अच्छा, सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है। सही सही सही। और इसका जो इफेक्ट है वो लिवर पे भी है, तो साइड इफेक्ट लिवर पे भी अच्छा। होता है। तो अगर ये किसी को लगने हैं तो ये महीने में हफ्ते में एक लगता है, 6 से 8 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है कि मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाती है, तो कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। आप गोरे नहीं होते लेकिन कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। जब आपका कॉम्प्लेक्शन कुदरती मेलानिन जो ग्रोथ कर रहा था वो रुक गया है, डेफिनेटली। और जब आप 6-8 हफ्ते बाद इंजेक्शन बंद करते हैं तो वो 3-4-5-6 हफ्ते उसका इफेक्ट रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस आपका मेलानिन पिगमेंट बनने लगता है। सही। तो अमूमन हम उन बच्चियों में इस्तेमाल करते हैं जिनकी शादियां होने वाली होती हैं, वो चाह रही होती हैं कि थोड़ी सी गोरी हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन आजकल एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस बड़ा यूज कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पहले बिफोर एंड आफ्टर लगी हुई होती हैं पिक्चर्स, तो इनके साइड इफेक्ट्स भी तो होते होंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये मैंने बताया बताइए। लिवर पे साइड इफेक्ट्स होते हैं, और एलएफटी करा के फिर शुरू करते हैं ज़्यादातर। अच्छा। और अपनी तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, जब तक कोई डॉक्टर आपकी सुपरविजन ना कर रहा हो तो अपनी तरफ से तो नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे यहाँ किसी को कुछ रोकना तो मुश्किल ही है, तो करने वाले सब चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है नाज़िर इकराम, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं और हकीकत में ये बातें समझने की ज़रूरत है। कोई भी ब्यूटिशियन है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, वो अपनी नॉलेज इतनी बढ़ा लें, इतनी उसके मुतालिक तालीम इल्म हासिल कर लें कि आपको मालूम हो कि अगर आप किसी के लिए कोई जो है कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर उसके हवाले से कोई काम करना चाहते हैं तो आप सही करें। क्योंकि देखें, जो क्लाइंट आपके पास आता है उसको नहीं मालूम कि आपकी नॉलेज कितनी है, सिर्फ आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो कोशिश किया कीजिए, सिर्फ वो काम किया कीजिए जो आप कर सकते हैं। डॉक्टर का काम डॉक्टर का है, ब्यूटिशियन का काम ब्यूटिशियन का है। और जो प्लास्टिक सर्जन है वो एमबीबीएस करने के बाद प्लास्टिक सर्जरी की स्पेशलाइजेशन की है उन्हें, तब जाकर वो ये काम करते हैं और उन्हें हर चीज़ का पता होता है कि ये करने से हमारे क्लाइंट का या हमारे पेशेंट का फ़ायदा होगा और इससे इसके इफेक्ट्स होंगे, वो इससे भी आगाह कर देते हैं। डॉक्टर बेहतर जानता है कि जब कोई भी काम सर्जरी की जाएगी तो उससे पहले तमाम टेस्ट करके अपने पेशेंट की जो है वो जिस्मानी सेहत देखनी कि वो कितने लेवल पे है। अब डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और दोबारा से ये जानते हैं, डॉक्टर साहब जो आपने हमें सारी बातें बताई हैं सर्जरीज़ के मुतालिक, कभी ऐसा कोई केस आया कि जी आपने सर्जरी की थी तो मुझे अब ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरी में, कि नोज़ जैसी थी वो लगता है वापस वैसी हो रही है, ऐसा कुछ होती है केसेस आए वापस? कई दफ़ा ऐसा होता है और बहुत सारे लोग मैंने जैसे बताया कि भूल जाते हैं कि कितना फ़र्क पड़ गया है अगर वो मुतमिन नहीं हो रहे। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि मरीज़ से पूछते हैं आप क्या चाहते हैं और हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। अगर मरीज़ मुझे कह रहा है कि मुझे यहाँ से लालू खेत जाना है तो मैं उसको लालू खेत ले जाऊँगा। सपोज मैं उसको नाज़िमाबाद ले गया तो वो नाराज़ हो जाएगा कि आप मुझे नाज़िमाबाद क्यों ले आए। जी जी। तो बेसिकली हमने ये देखना होता है कि हम उसको उस जगह पहुँचा सकते हैं या नहीं पहुँचा सकते। अच्छा। तो जो अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है और उनकी जो डिज़ायर है वो नॉर्मल डिज़ायर है, जैसे एक काला आदमी आके बैठ गया है कहता मुझे गोरा कर दो, तो हमें डेफिनेटली ये है कि हम गोरा नहीं कर सकते। बिल्कुल। या बिल्कुल एक मोटा आदमी आके बैठ गया और कहता है मुझे दुबला कर दो, तो मैं इसको दुबला नहीं कर सकता। उसके जो प्रोसीजर्स हैं, जो वो कहता है अदनान समी खान गोरा हो गया, अदनान समी खान दुबला हो गया, माइकल जैक्सन गोरा हो गया, तो ये कैसे हुए? तो ये इनकी मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम प्रोसीजर्स होते हैं जो ये लोग करते हैं और नॉर्मली वो करने नहीं चाहिए। और हमारा जो अभी आप जो 2 वर्ड यूज़ किए कि क्लाइंट और पेशेंट, हमारे एज अ डॉक्टर हम लोग जो ट्रीट करते हैं वो क्लाइंट नहीं होते, हमारे पेशेंट होते हैं। हम ये कहते हैं ये हमारे पेशेंट है, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी ब्यूटिशियंस वर्ड यूज करती है हमारे क्लाइंट से। हमारे क्लाइंट नहीं होते। हम ये सर्जरियाँ बेच नहीं रहे हैं। जी जी। अगर कोई मेरे पास आता है कहता है, या मुझे मैसेज भी आते हैं कि राइनोप्लास्टी कितनी की होगी, तो मैं कहता हूँ राइनोप्लास्टी कितनी की नहीं होगी। अच्छा। आप ये दिखाएंगे मुझे, मैं फैसला करूंगा कि आपकी राइनोप्लास्टी होनी है या नहीं होनी। अच्छा। कई दफ़ा मैं पेशेंट्स को मना कर देता हूँ अगर मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी है। अच्छा। तो फिर मैं सर्जरी नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, यहाँ पे इतने कट्स लगे होते हैं कि अच्छा। कभी उन्होंने सुसाइड की कोशिश किया, तो वो ये शो करता है कि इमोशनल अनस्टेबिलिटी है।
अच्छा। तो वो फिर सर्जरियां करवाने आती हैं, तो ऐसे काफ़ी मरीज ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इनका जो बिहेवियर वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता नहीं होता कि क्या कर लेंगे। तो बहुत दफ़ा हम लोग फिर पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं और साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजते हैं कि आप असेस करें कि इनकी सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अमूमन कर्स लगे होते हैं, सुसाइड की कोशिश की होती है, तो ये आप कैसे आइडिया करते हैं किस तरीके से पेशेंट या तो खुद दिखाता है या बातचीत से अंदाजा हो जाता है खुद आपको? दिखाता है, खुद बताता भी है। जब अच्छा। वो स्कार रिमूव कराने आते हैं तो हम पूछते हैं, बताते हैं कैसे हुआ है। अच्छा। एक दूसरी चीज होती है, टैटू रिमूव कराने आते हैं, नाम लिखा होता है, अब शादी किसी और के साथ हो रही है तो फिर वो रिमूव कराने आते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता ऐसा है? भी होता है, लड़के लड़कियों दोनों में होता है, ये भी होता है अच्छा। कि नाम अहमद लिखा हुआ है, शादी असलम से हो रही है तो ये भी होता है। तो अच्छा, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। नाज़रीन, हम बात किया कि डॉक्टर साहब ने जिस तरीके की बातें की, ये वो वाली बातें जो अमूमन हम लोग सोचते भी नहीं है। बाज़ औक़ात जज्बाती तौर पे इंसान अपने हाथों को या अपने बाजू पे कोई नाम लिखवा लेता है, तो इस टाइप की बातों को करने से भी अवॉइड किया कीजिए। देखें, ज़िंदगी मौत जैसे अल्लाह के हाथ में, इसमें किस्मत भी अल्लाह ताला के हाथ में, क्योंकि ऐसी जज्बातियत से इंसान को सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं होता। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको हिदायतें दी हैं कि हमें जब कोई माँ जो ना बनने जा रही होती है औरत, तो उसमें किस तरीके से उसको अपनी एहतियात करनी होती है, तमाम वाइटामिन्स लेने, मिनरल्स लेने, खासकर फॉलिक एसिड लेना है, और डॉक्टर से फर्दर रुजू करते रहना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे होती हैं कि वो शुरू में बस एक बार डॉक्टर के पास जाती हैं और लास्ट टाइम में, यानी कि 8-9 महीने पूरे होने के बाद डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर साहब से ये भी जानते हैं कि जब कोई खातून आपके पास आती हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो अगर उनके पहली औलादों में ये प्रॉब्लम आ चुकी हो और वो चाहती हैं कि मैं आपसे कंसल्ट पहले कर लूँ, तो आप क्या हिदायतें देते हैं उनको? देखें, जो साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं ना, उसमें ये है कि अगर एक बच्चा पहले है तो दूसरे बच्चे में 9% चांस है कि कटे होंठ कटे ताल्लुक का अच्छा होगा। बाकी 91% चांस है कि वो नॉर्मल होगा। अच्छा। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें और अच्छा। अल्लाह से दुआ करें कि सब खैरियत हो। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि जो नसीब में लिखा है वो होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी माएँ इस चक्कर में ज़्यादातर उनको खौफ भी होता होगा ना कि पहला बेबी ऐसा हो गया, अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसा हो गया, वो अगर तकलीफ उठा चुकी होती है। एक पेरेंट और एक बच्चा है तो फिर 17% चांस है। अच्छा। एक पेरेंट भी है और एक बच्चा भी है, फिर 17% चांस, अदरवाइज 9% चांस है। और सच हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें और डेफिनेटली करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब स्टार्ट में आपने बात की थी कि अमूमन जो ये माँ बनने के दौरान 9 मंथ्स का अमल है, कोई सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो गया, उसकी वाकई में कोई रेस के असरात पड़ते हैं या सिर्फ लोगों का कॉन्सेप्ट है? इस हवाले से थोड़ा सा एक बार क्लियर करें। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट अगर देखा जाए तो पहले 8 हफ्ते में बन जाता। अच्छा। पहले 8 हफ्ते में अच्छा सोनोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो आपको बता देगा कि कटा हुआ होंठ और कटा हुआ तालू है। तो पहले 8 हफ्ते के अंदर ही हो चुका होता है। अब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण हो रहा है 7वें महीने में, और 7वें महीने में वो प्यास काट रही है तो हो गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो उस टाइम पे 8 हफ्ते में हो चुका है। अब वो 7वें महीने में सूरज ग्रहण हो रहा है, उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। तो इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये, और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर इसलिए कम है इसका इंसिडेंस के 8 हफ्ते में उनको पता चल जाता है। जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहाँ पे एबॉर्शन लीगल है, वो एबॉर्शन करवा लेती हैं। स्पेशली बायलेटरल क्लेफ्ट लिप वाले बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो एबॉर्शन करवा लेती हैं। तो वहाँ 1700-1800 बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चे में कटा होंठ कटा तालू होता है। अच्छा। पाकिस्तान में आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक ग्रुप है। इन सब में 500 बच्चों में से एक बच्चा कटे होंठ कटे तालू का होता है। जिस तरीके से आपने मॉरिशियस का जिक्र किया था, तो कि कजन्स मैरिजेस अमूमन लोग ज़्यादातर करते हैं, तो क्या आप मैसेज देंगे कि कजन्स मैरिजेस से अवॉइड करना चाहिए या पहले कोई टेस्ट वगैरह करवा लें? इस हवाले से कुछ है ऐसा डॉक्टर? ऐसा कोई टेस्ट इस बीमारी के लिए तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स में इन्वॉल्व हैं। इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है दुनिया में, जीन्स पे। अच्छा। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा 20-15 सालों के अंदर, 15-20 सालों में कोई ना कोई जीन आइडेंटिफाई हो जाएगी जो कटे होंठ कटे तालु करती है। तो वो शायद आगे का जो फ्यूचर भी है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब ये कि जीन्स को मॉडिफाई करेंगे और बीमारियों से बचेंगे। ये आइंदा 50 सालों का है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो ऐसी कोई जीन आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लेकिन इस पे काम हो रहा है।
तो हमें सिर्फ यही चाहिए कि हम रिकमेंड ये करते हैं कि कज़न मैरिजेस जितनी अवॉइड हो सकती हैं अवॉइड करें, अवॉइड करें। लेकिन जब मुमकिन नहीं है तो फिर हमारा जी, माशरा अमूमन होता है, कोशिश होती है कि बस कजिन्स हमारा मैरिजेस माशरा हो ऐसा जाए। है कि इसमें ठीक, ये ठीक, राइज है तो फिर चलने देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि आपका तकरीबन माशाल्लाह 30-35 साल हो चुके हैं ये करते हुए, तो कोई ऐसा केस आया आपके पास जो बचपन में आपके पास आया फिर बड़े होके आया, आपको बिल्कुल एक नॉर्मल माशरे में मतलब एक नॉर्मल फर्द की तरह बिहेव करता है? अच्छा, ये बल्कि पिछले हफ्ते में 2 ऐसे आ गए मेरे पास। अच्छा। मैं दारुल सेहत हॉस्पिटल में खड़ा हुआ था रिसेप्शन पे किसी उसमें, तो पीछे से किसी ने कहा आप डॉक्टर अशरफ है? मैंने कहा मैं डॉक्टर, कहने लगे आपने मेरा 2007 में उधर जुबैदा में ऑपरेशन किया था। अच्छा। एंड ही वाज स्पीकिंग क्वाइट नॉर्मली। तो मैंने अच्छा। कहा मैंने किस चीज़ का, कहना आपने ताल्लुका क्या था? तो मैंने अच्छा, कहा, good। तो बड़ी अच्छी बड़ी बात है, खुशी होती होगी आपको इस तुम्हारी तरह। आवाज़ तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक ठीक। सेम अभी अलमुस्तफ़ा में बच्ची आई थी 16 साल की, उसका होंठ और तालू दोनों का क्या था, होंठ पे उसका निशान था अच्छा। लेकिन तालू उसका बिल्कुल नॉर्मल था। उस तालू के जो रिजल्ट देखना है वो आवाज़ से देखना है। जी जी। अगर आप नॉर्मल बोल रही हैं जैसे हम बोल रहे हैं, वो नॉर्मल बोल रहा है, इसका मतलब उसकी तालू की रिपेयर सही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा अगर नाक से आवाज़ है तो तालू का रिपेयर थोड़ा सा हल्का है। ठीक। तो मुझे बच्ची को भी देख के खुशी हुई, उसको भी देख के खुशी हुई, और मैंने इनको ये कहा कि आप हमारे एम्बेसडर बनो। हमारे जो कटे होंठ कटे तालू की जो माएँ हैं उनको जी। बताओ कि बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि माएँ बड़ी परेशान होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अपसेट होती हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम अख्ताम की तरफ है। डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ गनात्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से डिटेल से कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और ख़ासकर होंठ कटे तालू कटे बच्चों की सर्जरी से मुतालिक बातें बताई और हिदायतें बताई हैं कि हम उन बातों से बचना है तो इस चीज़ से भी बच सकते हैं। देखिए, अपने लिए भी याद रखा कीजिए और दूसरों को बता के भी ये नेकी हासिल किया कीजिए। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।